आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हॉरर एनालिस्ट्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये कहानी है पहचान की, याददाश्त की और उस डर की जो इन दोनों के बीच की धुंधली लकीर से पैदा होता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की परतें खोलना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। वक्त सब कुछ मिटा देता है, पर यादों का दाग गहरा होता है। सोचिए जरा, ये लाइन अपने आप में एक पूरा माहौल बना देती है ना? एक रहस्य, एक उदासी, और ये हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। मतलब कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कभी नहीं मिटा सकते, और साइकोलॉजिकल हॉरर में तो यही होता है। अतीत कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक खूबसूरत धोखा। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल परफेक्ट जगह से, एक शांत खूबसूरत फार्म हाउस, और वहां एक फोटोग्राफर पहुंचती है। मतलब ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, पर हम सब जानते हैं हॉरर कहानियों में जो जगह जितनी शांत दिखती है, राज उतने ही गहरे होते हैं। और ये शांति बस एक पर्दा है जिसके पीछे एक भयानक धोखा छुपा है। तो यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक है रिया, जो एक फोटोग्राफर है, और दूसरा है देव, उस फार्म हाउस का मालिक। और देव का प्रोफेशन, वो एक बहुत ही नामी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है ना, एक ऐसा आदमी जिसका काम है चेहरे बनाना, चेहरे ठीक करना। और फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो छोटे छोटे अशुभ संकेत। रिया का कैमरा जो बिल्कुल ठीक था, अचानक जाम हो जाता है। फिर साफ आसमान में अचानक काले बादल घिराते हैं और तूफान शुरू हो जाता है। और इन सब के बीच देव अपनी पत्नी के एक भयानक हादसे की बात करता है कि कैसे उसने खुद उसके चेहरे पर 93 टांके लगाए थे। ये सब बातें सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन यही से उस खौफ की नींव रखी जा रही है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, असलियत में दरारें। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। सोचिए क्या हो जब आपको अपनी ही आंखों पर, अपनी ही समझ पर यकीन ना रहे। रिया के साथ अब ठीक यही हो रहा है। जो वो देख रही है और जो वो महसूस कर रही है, उसके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। रिया की बेचैनी बढ़ने लगती है। कैसे? पहले तो जो फोटो उसने तूफान में खींची थी वो कैमरे में खिली धूप में दिख रही है। ये कैसे हो सकता है? फिर वो नोटिस करती है कि इतने बड़े घर में देव की पत्नी या उसके परिवार की एक भी फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे डरावनी बात, उसे अचानक से पता चल जाता है कि एक छुपी हुई चाबी कहाँ रखी है और वो किस ताले की है। अब डर सिर्फ बाहर नहीं है, डर उसके दिमाग के अंदर घुस चुका है। मुझे ये कैसे पता? बस यही सवाल रिया के दिमाग में घूम रहा है। अब ये डर किसी बाहरी चीज का नहीं है, ये डर है खुद को खो देने का, अपनी पहचान खो देने का। वो अपने ही दिमाग पर, अपनी यादों पर शक करने लगी है, और यही शक उसके डर को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा है। और अब कहानी का तीसरा हिस्सा, चेहरों की दीवार। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं। एक बंद दरवाजा और उसके पीछे छिपा वो सच जो सामने आते ही रिया की दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। चारों तरफ घना अंधेरा है और उस अंधेरे घर में बस एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। वही कमरा जिसके लिए देव ने उसे साफ साफ मना किया था। रिया डरी हुई है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कोई अनजानी ताकत है जो उसे उस दरवाजे की तरफ खींच रही है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी है जिस पर मोटी मोटी रस्सियां बंधी हैं, जैसे किसी को कैद करने के लिए। पास ही एक ट्रे पर सर्जिकल औजार रखे चमक रहे हैं। स्कैल्पेल, क्लैंप, ये किसी ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि किसी भयानक काम के लिए रखे गए हैं। वहां विग्स हैं, मेकअप का सामान, मास्क हैं, और फिर उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। एक पूरी दीवार जो पोलरॉइड तस्वीरों से ढकी हुई है। और यही वो पल है जहां सारा खौफ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। वो उन तस्वीरों को पास से देखती है और उसका दिल बैठ जाता है। हर तस्वीर में एक अलग औरत है, अलग कपड़ों में, लेकिन उन सब का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। और वो चेहरा है रिया का अपना। उसे समझ में आता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को देख रही है, दर्जनों बार। और ठीक उसी पल जब रिया इस खौफनाक सच से जूझ रही होती है, देव वहां आ जाता है, बिल्कुल शांत। उसकी आवाज में जरा भी घबराहट नहीं है, बस एक ठंडापन है। वो कहता है, सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है, तुम कुछ नहीं कर सकती। और इन शब्दों के साथ रिया को एहसास होता है कि वो कितनी अकेली है, कितनी बेबस है। तो अब सवाल उठता है, क्यों? कहानी का चौथा हिस्सा है एक सर्जन का जुनून। अब हम क्या से क्यों पर आते हैं। आखिर देव के इस पागलपन के पीछे की वजह क्या है? चलिए उसके इस खौफनाक जुनून के पीछे के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। देव का कैरेक्टर बड़ा अजीब है, एक तरह का पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो वो एक काबिल सर्जन है, लोगों के चेहरे ठीक करता है, एक हीलर, और दूसरी तरफ वो एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा राक्षस जो अपनी मरी हुई पत्नी को वापस लाने के लिए दूसरी औरतों की पहचान ही मिटा रहा है। और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है कि जो हाथ जिंदगी देते हैं वही हाथ जिंदगी छीन भी रहे हैं। और फिर देव एक और बम फोड़ता है। वो रिया को बताता है कि वो यहाँ एक दिन से नहीं बल्कि पूरे 1 महीने से है। सोचिए, 1 महीना,
इस एक खुलासे से रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। देव बताता है कि वो हर रोज रिया के खाने में एक दिव्य पूजा की राख मिलाता था। ये एक ऐसी चीज थी जो उसकी याददाश्त को मिटा देती थी। मतलब हर सुबह जब वो उठती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसे लगता था कि वो फार्म हाउस पर पहली बार आई है। वो एक ही दिन को बार बार पूरे 1 महीने से जी रही थी। एक ऐसा टाइम लूप, एक ऐसा जाल जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। और यह पूरा खौफनाक सिलसिला कैसे टूटा? एक छोटी सी गलती से। आज देव वो राख मिलाना भूल गया, बस एक छोटी सी भूल, और वो टाइम लूप टूट गया और रिया को पहली बार सच देखने का मौका मिला। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, डर का मनोविज्ञान। अब अगर हम एक एनालिस्ट की नज़र से देखें तो ये कहानी हमें डर की साइकोलॉजी के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इसके मेन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि ये केस स्टडी के तौर पर इतनी असरदार क्यों है। देखिए, इस कहानी का डर कई लेयर्स में है। पहला तो है टाइम लूप, मतलब एक ही चीज में हमेशा के लिए फंस जाने का डर। फिर है आइडेंटिटी क्राइसिस, जब आपको यही ना पता हो कि आप कौन हैं। तीसरा है देव का कैरेक्टर, एक शांत लॉजिकल विलेन जो अच्छे और बुरे की लाइन को ही धुंधला कर देता है। और आखिर में वो अकेली सुनसान जगह जो आपको पूरी तरह से बेबस महसूस कराती है। कहानी खत्म होती है देव के इन ठंडे खौफनाक शब्दों के साथ। वो एक स्कैल्पल हाथ में लिए रिया की तरफ बढ़ता है और कहता है, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और दर्द भी नहीं होगा। और यही कहानी खत्म हो जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगला चेहरा किसका होगा। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर हमारी यादें ही हमारी असलियत का सबूत हैं, तो क्या होगा अगर उन यादों को ही मिटाया जा सके या बदला जा सके? फिर असलियत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक आपके जहन में घूमता रहेगा।